हमने लास्ट टाइम डेफिनेशन सीखी थी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। हमने एक एग्जांपल देखी थी अगर मैट्रिक्स स्पेस रियल नंबर्स का सेट है और सीक्वेंस हम xn इक्वल टू 1/n लेते हैं, तो ये सीक्वेंस जो कि बेसिकली 1, 1/2, 1/3, 1/4 है, जैसे जैसे आगे बढ़ती है हमें लगता है ज़ीरो के करीब होती जा रही है। फिर हमने इसको प्रूव किया था कि हाँ ये ज़ीरो के करीब होती जा रही है। एक क्वेश्चन पैदा ये होता है कि जैसे जैसे हम सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं, सीक्वेंस पॉजिटिव है और कम होती जा रही है। अगर कोई और शख्स ये क्लेम कर दे कि ये 0.1 के करीब हो रही है, ये सीक्वेंस किसके करीब हो रही है? 0.1 के। तो क्या हम इसको प्रूव कर सकेंगे? क्या ऐसा प्रूव करना पॉसिबल होगा? नेक्स्ट थ्योरम हमें यही गारंटी दे रहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अगर एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और वो किसी एक नंबर को कन्वर्ज कर रही है तो वो नंबर हमेशा यूनिक होगा। कोई एक सीक्वेंस दो डिफरेंट नंबर्स को कन्वर्ज नहीं कर सकती है। थ्योरम की स्टेटमेंट है ए सीक्वेंस इन अ मैट्रिक्स स्पेस कन्वर्ज टू वन एंड ओनली वन लिमिट। कन्वर्ज करेगी, जो उसकी लिमिट होगी वो यूनिक होगी, वो वन होगी, दो नहीं हो सकती हैं। इसका प्रूफ करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे? एक मैट्रिक्स स्पेस लेंगे, एक सीक्वेंस लेंगे, आम सीक्वेंस नहीं लेंगे, ख़ास सीक्वेंस लेंगे जो कन्वर्ज करती हो। मैट्रिक्स स्पेस में हमने किस सीक्वेंस की बात करनी है? ऐसी सीक्वेंस की जो कन्वर्ज कर रही हो। तो एक मैट्रिक्स स्पेस लेंगे, एक सीक्वेंस लेंगे जो कन्वर्जेंट हो। प्रूव ये करना है कि वो जिस नंबर को कन्वर्ज करेगी वो वन एंड ओनली वन होगा। जब हमने किसी चीज़ की यूनिकनेस प्रूव करनी हो तो हम कॉमनली उस तरह की दो चीज़ें ले लेते हैं। दो चीज़ें लेने के बाद या तो किसी ट्रुथ के कंट्राडिक्शन ले आते हैं या दोनों को इक्वल प्रूव कर देते हैं। यहाँ हम इक्वल प्रूव करने वाला तरीका अडॉप्ट करेंगे। सपोज कर लेते हैं कि एक सीक्वेंस है और उसकी दो लिमिट्स हैं और फिर उन दोनों लिमिट्स को यूनिक प्रूफ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमने x एक मैट्रिक्स स्पेस ले ली और हमने एक सीक्वेंस ले ली xn जो कि x में है और ये कन्वर्जेंट है। अब हमने प्रूफ करना है कि इसकी लिमिट 1 है। तो जैसे मैंने बताया, सपोज कर लेते हैं कि इसकी लिमिट्स 2 हैं। मैंने ले लिए हैं मैट्रिक्स स्पेस में दो एलिमेंट्स और सपोज कर लिया है कि xn जो है वो x को भी कन्वर्ज कर रही है और xn जो है वो y को भी कन्वर्ज कर रही है। और अब मैं प्रूव ये करूँगा कि ये x और y दोनों सेम नंबर्स हैं। कैसे प्रूव करेंगे कि सेम नंबर्स हैं? देखते हैं। फ़िलहाल इस्तेमाल करते हैं कि xn x को कन्वर्ज कर रही है। चूँकि xn x को कन्वर्ज कर रही है तो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम कोई सा भी एप्सिलॉन लेंगे रियल नंबर और पॉजिटिव, हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? एक नेचुरल नंबर एंड नॉट सच दैट xn और x का जो d है वो एप्सिलॉन से लेस आएगा। उन टर्म्स के लिए जो xn नॉट है या जिन टर्म्स का नंबर n नॉट से बड़ा है। और चूँकि हर एप्सिलॉन के लिए है, हर एप्सिलॉन लिया जा सकता है, इसलिए मैं यहाँ एक ख़ास ज़रूरत की वजह से ε/2 ले रहा हूँ। इसी तरह से जो सीक्वेंस xn है वो y को भी कन्वर्ज कर रही है। चूँकि xn y को कन्वर्ज कर रही है तो हर एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर मिलेगा। चूँकि n नॉट हम पहले ले चुके हैं वो नेचुरल नंबर, इस दफ़ा उस नेचुरल नंबर का नाम n1 रख लेते हैं। किस खूबी के साथ कि xn और y का d एप्सिलॉन से लेस है।
ख़ास तौर पे मैं एप्सिलॉन लेने के बजाय यहाँ पर भी एप्सिलॉन बाय 2 ले रहा हूँ। ये दोनों इनइक्वालिटीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं। किन नेचुरल नंबर्स के लिए हम ये दोनों इनइक्वालिटीज़ इस्तेमाल कर सकेंगे वो देखना चाहते हैं। पहली इनइक्वालिटी नेचुरल नंबर n0 और उससे बड़े नेचुरल नंबर्स के लिए होल्ड कर रही है, और दूसरी इनइक्वालिटी नेचुरल नंबर n1 और उससे बड़े नेचुरल नंबर्स के लिए होल्ड कर रही है। सपोज कर लेता हूँ मैं कि n0 की वैल्यू से 10 है, और सपोज कर लेता हूँ कि मैं n1 की वैल्यू 11 है। इसका मतलब है जो इनइक्वालिटी 1 है वो dx10 और x के लिए एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है, dx11 और x के लिए एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है, dx12 और x के लिए एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है, dx13 और x के लिए एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है, और इसी तरह सो ऑन। और जो सेकंड इनइक्वालिटी है वो dx11 और y के लिए एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है, वो dx12 और y के लिए एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है, और सो ऑन। वो कौन से नेचुरल नंबर्स हैं जिनके लिए दोनों इनइक्वालिटीज़ ट्रू हैं, होल्ड कर रही हैं। नेचुरल नंबर 10 के लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है और ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही। 11 के लिए ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, 12 के लिए भी दोनों ट्रू हैं, 13 के लिए भी दोनों ट्रू हैं। बेसिकली x10 और x का d तो एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है, x10 और y का है या नहीं हमें नहीं पता। xn और y के लिए 11 से बात शुरू हो रही है। दोनों इनइक्वालिटीज़ टर्म नंबर 11 और उसके बाद के लिए दोनों इनइक्वालिटीज़ होल्ड कर रही हैं, और जो 11 है n0 और n1 में से बड़ा वाला नंबर है। जब भी इस तरह की इनइक्वालिटीज़ होल्ड करेंगी, एक इनइक्वालिटी फ़र्ज़ करें n0 और उससे बड़े नंबर्स के लिए होल्ड कर रही है, दूसरी इनइक्वालिटी n1 और उससे बड़े नंबर्स के लिए होल्ड कर रही है, तो दोनों इनइक्वालिटीज़ किस नंबर के लिए होल्ड करेंगी? वो वाला नंबर होगा जो उन दोनों में से बड़ा नंबर होगा। बस ये बात याद रखेंगे, आइंदा इसको बार बार हम इस्तेमाल किया करेंगे। जब भी आपके पास इस तरह की दो इनइक्वालिटीज़ आ रही हैं कि एक नेचुरल नंबर n0 और उससे बड़े के लिए ट्रू है, दूसरी नेचुरल नंबर n1 और उससे बड़े के लिए ट्रू है, तो किस नेचुरल नंबर के लिए दोनों ट्रू होंगी? इन दोनों में से बड़े वाले नेचुरल नंबर के लिए। बात आपको समझ आ गई है? अब इसको लिख लेते हैं। इफ़ n2 इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n0 and n1, then dxnx is less than epsilon by 2 for all n greater or equal to n2, and dxny is less than epsilon by 2 for all n greater or equal to n2। अब ये दोनों इनइक्वालिटीज़ n2 और बड़े नंबर्स के लिए होल्ड कर रही हैं। याद करवा देता हूँ कि हम क्या करना चाहते थे। हम चाहते थे कि x और y को इक्वल प्रूफ कर दें। हमने जो दो लिमिट्स ली हैं दोनों को इक्वल बना लें। उसके लिए मैं x और y का d कैलकुलेट करने लगा हूँ। बाय ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी मैं xn2 का यहाँ इजाफा कर लेता हूँ, तो dxy को लिख सकता हूँ लेसर इक्वल dxxn2 और dxn2y बाय 3 and 4। xn2 के लिए dxn2 और x एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है, xn2 के लिए dxn2 और y भी एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है, बल्कि जो 3 और 4 है xn2 और n2 से बड़े तमाम नंबर्स के लिए ट्रू है। मैंने बीच में से सिर्फ xn2 का इस्तेमाल कर लिया है, तो ये लेस है एप्सिलॉन बाय 2 से, प्लस ये भी लेस है एप्सिलॉन बाय 2 से। क्योंकि ये दोनों एप्सिलॉन बाय 2 से लेस हैं तो यहाँ पे अब इक्वालिटी का चांस ख़त्म हो गया।
डी एक्स वाई लेस हो गया एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 से, एप्सिलॉन बाई 2 और एप्सिलॉन बाई 2 को ऐड कर लें तो डी एक्स वाई लेस हो गया एप्सिलॉन से। और कितने एप्सिलॉन हैं ये, हम हर गिवन एप्सिलॉन के लिए ऐसा कर सकते हैं, यानी ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है फॉर ऑल पॉजिटिव रियल एप्सिलॉन्स के लिए। एक्स और वाई का डी हर पॉजिटिव नंबर से छोटा है। अगर कोई नंबर हो एक्स और वाई का डी ऑब्वियसली एक रियल नंबर है, क्योंकि डी जब भी ऑपरेट करते हैं आंसर रियल नंबर्स में चले जाते हैं। एक रियल नंबर है जो हर पॉजिटिव रियल नंबर से छोटा है। कौन सा रियल नंबर ऐसा है जिससे आप वाकिफ़ हैं और जो हर पॉजिटिव रियल नंबर से छोटा है? उनमें से एक तो ज़ीरो है, ज़ीरो हर पॉजिटिव रियल नंबर से छोटा है, और ज़ीरो के अलावा नेगेटिव के सारे नंबर्स भी छोटे हैं। यहाँ पे जो हमारे पास डी है ये डी नेगेटिव तो हो नहीं सकता। डी एक ऐसा नंबर है जो हर पॉजिटिव नंबर से छोटा है, और डी नेगेटिव भी नहीं हो सकता क्योंकि डी की डेफिनेशन कहती है। तो फिर ये डी एक ही नंबर है कि एक्स और वाई का डी बेसिकली यहाँ पर ज़ीरो है। अगर एक्स और वाई का डी ज़ीरो है तो याद करें मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन, मैट्रिक्स स्पेस के दो एलिमेंट्स का डी ज़ीरो कब होता है जी, याद आ रहा है? इफ़ एंड ओनली वो दोनों एलिमेंट सेम हो। यहाँ से साबित हो गया कि एक्स और वाई क्या हैं, सेम हैं। एक्स और वाई का डी ज़ीरो है, और हमें मैट्रिक्स स्पेस में मालूम है कि एक्स और वाई का डी सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत में ज़ीरो होता है, जब दोनों सेम हो। यहाँ से रिजल्ट निकल आया एक्स और वाई सेम है। हमने दो लिमिट्स अज्यूम कर ली थी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, एक्स बी और वाई बी। हमने प्रूव कर दिया है कि एक्स और वाई इक्वल है। तो क्या रिजल्ट ड्राइव हो गया? वही जो स्टेटमेंट थी थ्योरम की कि ए सीक्वेंस इन अ मैट्रिक्स स्पेस कन्वर्ज टू ए यूनिक लिमिट। तो यही बात प्रूफ करना चाहते थे, आइंदा के लिए याद भी रहे कि एक मैट्रिक्स स्पेस के अंदर अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, पहली शर्त है वो कन्वर्जेंट हो। अगर वो कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट हमेशा यूनिक होगी। अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो फिर तो लिमिट की बात ही नहीं है। सीक्वेंस की लिमिट की बात ही उस वक्त शुरू होती है जब कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो कितने एलिमेंट्स को कन्वर्ज करेगी मैट्रिक्स स्पेस के? वो मैट्रिक के स्पेस के सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट को कन्वर्ज करेगी। हमने अभी तक कन्वर्जेंट सीक्वेंस की बात की है। देखा है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस को कहते हैं जिसकी टर्म्स किसी एक नंबर के करीब होना शुरू हो जाती हैं जैसे जैसे हम टर्म्स का नंबर बढ़ाते हैं। बात करने लगे हैं कॉची सीक्वेंस की। कैसी सीक्वेंस को कॉची सीक्वेंस कहते हैं? ऐसी सीक्वेंस को हम कॉची सीक्वेंस कहते हैं जिसकी टर्म्स आपस में करीब होना शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे आप सीक्वेंस की टर्म्स का नंबर बढ़ाएं, अगर आप डी कैलकुलेट करें एक्स एन और एक्स एम के दरमियान, जब एन और एम बड़े नंबर्स हों, ऐसी सूरत में इन दोनों का डी जो है वो तकरीबन ज़ीरो आ जाएगा। ये पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन से लेस होगा। सीक्वेंस की टर्म्स आपस में करीब हो रही हैं। सीक्वेंस की टर्म्स का आपस का डी जो है वो कम होता जा रहा है। कब कम होता जा रहा है? जब सीक्वेंस की टर्म्स का नंबर हम बढ़ा रहे हैं। जब हम कहते थे कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और सीक्वेंस की टर्म्स x के करीब हो रही हैं, तो हम कहते थे एक्स एन और x का डी हर एप्सिलॉन से लेस है, और हर पॉजिटिव एप्सिलॉन की दफ़ा हमें क्या मिलता था? एक नेचुरल नंबर एन नॉट के सीक्वेंस की टर्म का नंबर जब भी आप एन नॉट या उससे बड़ा लें तो एक्स एन और x का डी एप्सिलॉन से लेस हो जाएगा जब सीक्वेंस x के करीब होती थी। अब सीक्वेंस की टर्म्स आपस में करीब हो रही हैं। आपस में करीब होने के लिए भी हम यही बात कहेंगे कि सीक्वेंस की टर्म्स का आपस का डी हर एप्सिलॉन से लेस होगा। और कब? जब भी सीक्वेंस की टर्म्स का नंबर आप एक ख़ास नेचुरल नंबर एन नॉट से ग्रेटर और इक्वल लेंगे।
यही बात हम लिखने लग रहे हैं। फर्ज कर लें XD एक मैट्रिक स्पेस है, XN इसमें एक सीक्वेंस है। हम इसको कॉशी कहेंगे अगर हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए आपको एक नेचुरल नंबर मिल जाए कि सीक्वेंस की टर्म्स नंबर n और टर्म नंबर m का आपस का डिस्टेंस एप्सिलॉन से लेस हो, जब भी आप टर्म का नंबर n0 या उससे बढ़ा लें। शुरू की n0 से पहले वाली टर्म्स तो हो सकता है आपस में करीब ना हो, लेकिन टर्म नंबर n0 और उससे बड़े वाली जो भी टर्म लेंगे उनका d एप्सिलॉन से लेस आएगा। हर एप्सिलॉन की दफ़ा एक आपको नेचुरल नंबर मिल जाएगा। ये जो नेचुरल नंबर आपको मिलेगा, याद रहे एक नोट, दोनों दफ़ा कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए भी और कॉशी सीक्वेंस के लिए भी एक नोट है कि जो नेचुरल नंबर आपको n0 मिलता है वो n0 एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। जब हमने ये सीक्वेंस की कन्वर्जेंट होने की बात की थी 1/n अप्रोचेस टू 0 की, तो एप्सिलॉन 0.1 लेने पे हमें n0 मिला था 11 के टर्म नंबर 11 और उससे बड़ी सारी टर्म्स के लिए, और एप्सिलॉन को 0.01 लेने पर जो हमें n0 मिला था वो 101 था। यानी एप्सिलॉन को चेंज करते चले जाएं तो n0 भी डिफरेंट होता चला जाता है। बेसिकली जो n0 हमें मिलता है, चाहे कॉशी सीक्वेंस की बात हो चाहे कन्वर्जेंट सीक्वेंस की बात हो, वो n0 फंक्शन होता है किसका, एप्सिलॉन का। वो एप्सिलॉन के चेंज करने से चेंज होता चला जाता है। तो बहरहाल हमने कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन कर ली। कॉशी सीक्वेंस कैसी सीक्वेंस को कहते हैं। कॉशी सीक्वेंस की एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज ज़रा कॉशी सीक्वेंस से रिलेटेड एक छोटा सा रिजल्ट है। एवरी कॉशी सीक्वेंस इन डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। मैट्रिक स्पेस अगर हम ख़ास मैट्रिक स्पेस लें, कौन सी, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, और उसमें लें कॉशी सीक्वेंस, प्रूव ये करना है कि वो कॉशी सीक्वेंस कांस्टेंट होगी। क्या होगी, कांस्टेंट होगी आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। यानी फाइनाइट टर्म्स को छोड़ के उसके बाद हमेशा कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट का मतलब क्या है, फ़र्ज़ करें मैं एक सीक्वेंस लिखता हूँ 1 1 1 1 सो ऑन। इस सीक्वेंस की हर टर्म ही 1 है। हम कहेंगे ये सीक्वेंस एक कांस्टेंट सीक्वेंस है। कैसी सीक्वेंस है, कांस्टेंट सीक्वेंस है। और यहाँ पर क्या प्रूव करना है कि सीक्वेंस कांस्टेंट है, लेकिन मुकम्मल सीक्वेंस कांस्टेंट नहीं प्रूव करना। आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, कुछ टर्म्स के बाद, फर्ज करें सीक्वेंस की टर्म्स हों 1 2 3 सो ऑन 100, और उसके बाद 101 और फिर बाकी सारी टर्म्स 101 ही हो फ़र्ज़ करें, तो हम कहेंगे ये सीक्वेंस फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के बाद कांस्टेंट है। यहाँ पर भी हमने यही बात प्रूफ करनी है। मैट्रिक स्पेस हमने लेनी है डिस्क्रीट, लेनी है उसके अंदर कॉशी सीक्वेंस, और प्रूव ये करना है कि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के बाद वो कांस्टेंट है। यानी हो सकता है उसकी कुछ टर्म्स तो वेरी कर रही हों, लेकिन फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के बाद हमेशा उसकी सारी टर्म्स सेम हैं, कांस्टेंट हैं। याद करवा देता हूँ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस क्या होती है। कॉमनली हम डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में मैट्रिक को D0 लिखते हैं और कहते हैं हर दो एलिमेंट्स x और y के दरमियान D0 कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है कि एलिमेंट x और y अगर सेम है तो आंसर 0 है, एलिमेंट्स x और y डिफरेंट है तो आंसर 1 है। तो इन बातों को याद रखते हुए अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस ले लेते हैं, एक उसमें कॉशी सीक्वेंस ले लेते हैं। हमने एक डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस ले ली और इसमें एक कॉशी सीक्वेंस ले लेते हैं। इन x, अगर ये कॉशी सीक्वेंस है तो क्या मतलब है
कॉशी सीक्वेंस है तो इसका मतलब है कि हर एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए आपको एक नेचुरल नंबर एन नॉट मिलेगा कि सीक्वेंस की टर्म xn और xm आपस का d एप्सिलॉन से लेस होगा जब भी n और m को n नॉट से बड़ा लेंगे। ये बात हर एप्सिलॉन के लिए होगी। किसके लिए होगी? हर एप्सिलॉन के लिए होगी। तो मैं इसी बात का इस्तेमाल करने लगा हूँ, लेकिन मैं एक ख़ास एप्सिलॉन ले रहा हूँ और फ़र्ज़ करें मैं वो एप्सिलॉन 1 ले रहा हूँ। फॉर एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1, ये एक रियल नंबर है, ये रियल नंबर पॉजिटिव है। हमें मिलेगा डेफिनेशन के मुताबिक क्या? एक नेचुरल नंबर एन नॉट सच दैट सीक्वेंस की टर्म नंबर n और टर्म नंबर m का जो d नॉट है वो एप्सिलॉन यानी 1 से लेस होगा जब भी आप टर्म n और m n नॉट लें या n नॉट से बड़ी लें। ये d नॉट हमेशा 1 से लेस होगा। 1 से लेस होगा तो कितना होगा? डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में दो एलिमेंट्स के दरमियान d नॉट 1 होता है या 0 होता है। यहाँ 1 से लेस है तो कितना होगा? 0 होगा। इसका मतलब है d नॉट xn और xm जो है वो 0 है जब भी आप क्या लेते हैं? n या m को n नॉट या n नॉट से बड़ा नंबर लेते हैं। और याद है जब भी दो एलिमेंट्स का मैट्रिक्स स्पेस में d 0 आ जाए तो इसका क्या मतलब होता है? थोड़ी देर पहले भी यूज़ किया है। इसका मतलब होता है वो एलिमेंट्स इक्वल हैं। जब भी आप n या m को n नॉट या n नॉट से बड़ा लेते हैं तो xn और xm सेम है। फ़र्ज़ करें मैं ये जो सेम नंबर्स आ रहे हैं इन सेम नंबर्स का नाम मैं x रख लेता हूँ। फॉर ऑल n और m ग्रेटर आर इक्वल टू n नॉट। तो फिर सीक्वेंस क्या बनी? इसका मतलब है सीक्वेंस बनी x1 x2 x नॉट माइनस 1 और जो सीक्वेंस की टर्म n नॉट है x n नॉट किसके इक्वल है? x के। x n नॉट प्लस 1 भी किसके इक्वल है? x के। x हर सीक्वेंस की हर टर्म नंबर n और m जो n नॉट है या n नॉट से बड़ा है वो हमेशा किसके इक्वल है? x के। सीक्वेंस की टर्म नंबर n नॉट माइनस 1 तक हो सकता है ये एक दूसरे से डिफरेंट टर्म्स हों, लेकिन टर्म नंबर n नॉट x के इक्वल है, टर्म नंबर n नॉट प्लस 1 भी x है, टर्म नंबर n नॉट प्लस 2 भी x हैं और बाकी सारी टर्म्स x ही हैं। और क्या प्रूव हो गया कि सीक्वेंस कांस्टेंट है आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। दिस इम्प्लाइज कि जो सीक्वेंस हमने ली थी जिसको कॉशी कहा था इज कांस्टेंट फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के बाद सीक्वेंस कांस्टेंट। तो हमने देखा है कॉशी सीक्वेंस क्या होती है। कॉशी सीक्वेंस की एग्जांपल्स तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज एक बात हमने देखी है कि अगर डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस हो और उसमें कॉशी सीक्वेंस ली जाए तो वो कॉशी सीक्वेंस फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के बाद हमेशा कांस्टेंट होती है।